तो हेलो बच्चों, मेरा नाम है लोकेश वर्मा और हमने अभी तक 10वीं की मैथ की पहले चैप्टर के हमने प्रश्नावली 1 खत्म कर चुके हैं। अब हमारी दूसरी प्रश्नावली आने वाली है। दूसरी प्रश्नावली आने से पहले हमको एक प्रमेय को सॉल्व करना पड़ेगा। प्रमेय सॉल्व करेंगे। प्रमेय सॉल्व करने के बाद हमको पहला, दूसरा, तीसरा इस प्रकार से पहला को प्रमेय करेंगे तो प्रमेय के अनुसार ही हम क्वेश्चन को कर पाएंगे, क्योंकि हमको क्वेश्चन ये कहेगा कि सिद्ध कीजिए कि यह एक अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या तो होती है, लेकिन हमको विरोधाभास लेकर के सॉल्व करेंगे, तब जाके वो कहलाएगी हाँ ये अपरिमेय संख्या है। इसीलिए पहले हम उस प्रमेय को मैं लिख लेता हूं, फिर आपको उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, ठीक है। ठीक है, देखो प्रमेय क्या बोलता है। प्रमेय बोलता है कि मान लीजिए कि P एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या मतलब आपको मैंने पहले ही बता चुका हूं कि जो संख्या स्वयं से विभाजित होती है, जो दूसरे को विभाजित कर सकती है, वह संख्या कहलाती है बेटा अभाज्य संख्या कहलाती है। यदि P a स्क्वायर को विभाजित करती है तो, और याद रखना यहाँ P एक अभाज्य संख्या है। अगर वो क्या कह रहा हो, यदि P a स्क्वायर को विभाजित करती है तो P a को भी विभाजित करेगी, जहां a एक धनात्मक पूर्णांक है। अब बात क्या है, याद इस बात को रखना है कि a जो है, a इक्वल टू है धनात्मक पूर्णांक। a क्या है बेटा, धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है ना। ये धनात्मक पूर्णांक ये होगा कि अभाज्य संख्या से बड़ा होना चाहिए, सिंपल सी बात ये है। और यहां जो हमारा P है वो जो है वो क्या कहलाता है बेटा, वो एक है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या। अब देखो वो कहना चाह रहा है ये कि मान लो P एक संख्या, मान लो P आप जैसे कि कोई भी संख्या मान लो, जैसे मान लो मैंने P मान लो 4 माना, 4 बोल रहा हूँ, 3 मान लेता हूँ, ठीक है ना। P बराबर कितना माना बेटा, P इक्वल टू 3 माना, तो हम एक संख्या मानेंगे। जैसे ए हम क्या ले रहे हैं बेटा, कुछ संख्या लेते हैं, जैसे कि एग्जांपल तौर पे हम ले रहे हैं यहाँ P इक्वल टू 2 मान लेते हैं और यहाँ कोई संख्या मान लेते हैं, जैसे ए इक्वल टू मान ले रहा हूं मैं लगभग कितना 16 मान लो, 16 मैंने मान लिया, 16 अपने हिसाब से माना हूं मैं। ये जबरदस्ती नहीं कि मैंने, आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक है ना, माना। पर इस बात को विशेष ध्यान रख के लेना है कि ये जो हम जो अभाज्य संख्या ले रहे हैं वो इससे कटना चाहिए तो हम मान सकते हैं, उसके अलावा हम मान नहीं सकते, ठीक है। फिर हमने माना है किसको, इस चीज को हमने माना है। ओके, ठीक है। अब देखो ये जो P है इसको विभाजित करेगा, कर लेगा, देखो 16 अपॉन में, ठीक है, 2। तो इसको काट रहा है, काटने पर कितना बेटा यहाँ पे, इसको विभाजित कर सकता है 16 को 2 8 2 4 2 1 इस प्रकार से कर रहा है। लेकिन अगर मैं 16 का वर्ग करूं और इसका वर्ग करने के बाद अगर P से विभाजित करूंगा तो भी यह विभाजित होगा। यही बोल रहा है कि मान लीजिए कि P एक अभाज्य संख्या है, यदि P a स्क्वायर को विभाजित करेगा। आप देखो मैं यहाँ पे a स्क्वायर कर रहा हूं, मतलब 16 का स्क्वायर करूंगा कितना था बेटा, 16 का स्क्वायर तो 256 होता है, और 256 का अगर गुणनखंड तोड़ूंगा तो भी यह पूर्णतः टूट जाएगा। देख लेते अपन, 256 2 एकम 2 तो दूनी 4 2 अट्ठे 16 2 तो 6 12 2 चौकी 8 2 3 2 2 16 2 8 2 4 2 2 1 इस प्रकार से यह इस संख्या को विभाजित कर पा रहा है, मतलब कि a स्क्वायर मतलब कि उस संख्या, उस धनात्मक पूर्णांक को जो है उसका वर्ग को विभाजित कर रहा है और उस नॉर्मल संख्या को भी वह विभाजित कर रहा है। हमारा प्रमेय यही बोलता है, क्या बोलता है कि मान लीजिए कि P एक अभाज्य संख्या है और यदि P a स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, देखो a स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, कौन, P कर रहा है, तो वह a को भी विभाजित करेगा। मान लो इस a को भी वह क्या करेगा, विभाजित करेगा। यही हमारा प्रमेय बोलता है। प्रमेय आपको समझ में आ गया? आ गया तो अच्छी बात है।
ठीक है, आप इस प्रमेय को हमने उदाहरण के रूप में इसको समझ लिया है। अगर समझ में आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भेजें। फिलहाल अगर नहीं भेजोगे तो नुकसान आपका है, ठीक है। और मेरा तो कॉन्सेप्ट सिंपल सा है, कर भला तो हो भला। चलो भाई, अब यहां तक आप स्क्रीनशॉट लीजिए, हम फिर प्रश्नावली कुछ क्वेश्चन करेंगे। ओके, तो ठीक है, अब देखो बेटा, हमने प्रमेय पढ़ा था, प्रमेय को सॉल्व किया। अब प्रमेय के अनुसार ही प्रश्नावली के कुछ उदाहरण कर लेंगे, एक दो उदाहरण करेंगे। अगर पहला उदाहरण अगर मैं करता हूं तो प्रश्नावली पहले का भी क्वेश्चन आपसे वैसे का वैसे बन जाएगा। सिंपल सा लॉजिक है उसमें, और कुछ नहीं है, ठीक है ना। चलो फिलहाल मैं इसको सॉल्व करता हूँ। क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा हमको कि सिद्ध कीजिए कि कर्णी तीन, ठीक है, सिद्ध कीजिए कि कर्णी तीन एक अपरिमेय संख्या है। कौन बोल रहा है क्वेश्चन, क्या बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि कर्णी तीन एक अपरिमेय संख्या है। सिंपल सी बात तो दिख ही रहा है कि मैंने जब शुरुआत में पढ़ाया था, जो शुरुआत की वीडियो आप देख लेना, कि जैसे कर्णी तीन हो गया, कर्णी पांच हो गया, कर्णी 3+7 हो गया, इस प्रकार से जितनी भी संख्या होती है क्या कहलाती है बेटा, अपरिमेय संख्या तो कहलाती है। लेकिन हमको सिद्ध करना कैसे है, ये हमको सिद्ध करने के लिए बोला तो करना तो पड़ेगा ना बाबा, और ना करेंगे तो परेशानी तो हमको ही होगी ना। आई कौन समझाए इनको, फिलहाल ये मजाक की बात है। हमको जो करने के लिए कहा गया वो हम करते हैं। चलो सॉल्व करना चालू करते हैं इसको। चलो देखते अपन क्या करेंगे बेटा, हमको इसका उल्टा मानना है। सिद्ध ये करना है लेकिन हमको इसका उल्टा जस्ट मानना है। क्या मानेंगे, इसका विरोधाभास मानेंगे, ठीक है ना। क्या बोलेंगे अपन कि कर्णी तीन माना, माना कि कर्णी तीन एक क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। मानना पड़ेगा, मजबूरी है, क्योंकि हमको सॉल्व करके लेके आना, इसलिए हम ऐसा कुछ कर रहे हैं, जबरदस्ती का मानना पड़ रहा है, ठीक है ना। माना करनी थी एक परिमेय संख्या। और आपको मैंने शुरुआत में बताया था, पहले वीडियो आप जाकर के देख लेना, वहां मैंने बताया था कि परिमेय संख्या को कैसे लिखते हैं। परिमेय संख्या को हम लिखते हैं P बटे Q के फॉर्म में, P बटे Q के रूप में हम लिखते हैं परिमेय संख्या को। ये बात पता है ना आपको, ठीक है। P बटे Q के रूप में लिखते हैं परिमेय संख्या को, ठीक है ना। उसको मानना पड़ेगा। तब हम लिखेंगे कि कर्णी तीन अपॉन 1 इक्वल टू है P बटे Q की, ठीक है। ओके, बात समझ में आ गई। तो अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो हम लिखेंगे P इक्वल टू कर्णी तीन Q, ये लिखेंगे क्योंकि इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, ठीक है। ये गुणा भाग में चलेगा, भाग में तो गुणा चल जाएगा, ठीक है ना। तो P इक्वल टू क्या मिल गया बेटा हमको, P इक्वल टू मिल गया हमको कर्णी तीन Q, ठीक है, ये हमको मिला है। अब देखो सॉल्व कैसे करना आगे। तो यह भी एक परिमेय संख्या है, और आपको पता है हमने इससे पहले सॉल्व किया था, हमने वहां a माना था, आप यहाँ पे p मानना है, अपने को q मानना है। वहां पे a माना था, हमने वहां पे क्या मानेंगे, q मानेंगे। तो क्या करेंगे भाई, अब हमारा, हमने वहां देखा था कि जो p है वो जब q को विभाजित कर सकता है तो इसके स्क्वायर को भी विभाजित कर सकता है, ऐसा किया हमने प्रमेय में। तो बस उसको यहाँ पे अप्लाई करना है, ठीक है। ये तो यहाँ तक क्लियर है, ये भी क्लियर है, ठीक है, ओके, कोई बात नहीं, ये भी ठीक है। तो क्या करेंगे, इसको वर्ग करेंगे, है ना। तो वर्ग, इसको देते हैं समीकरण नंबर 1, ठीक है ना। समीकरण 1 का वर्ग करने पर, वर्ग करते बेटा देखो क्या जाएगा बेटा, या p का स्क्वायर इक्वल टू कर्णी तीन का स्क्वायर और q का स्क्वायर, इस प्रकार से हो जाएगा। तो यहां दिख रहा है हमको कि q p स्क्वायर
इक्वल टू 3 और Q का स्क्वायर, इस प्रकार से हो गया, हमको दिख रहा है। अब हमको क्या करना है, ये जो है P जो है वो कर्णी 3 को भी मतलब 3 को भी याद कर रहा है, तो इसको अपन कहां पहुंचा देंगे, उधर साइड पहुंचा देंगे। तो Q इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे क्या है गुणा में, क्या जाएगा बेटा, भाग में चल जाएगा, तो P स्क्वायर अपॉन में करनी सॉरी 3 ओनली 3, ठीक है ना। इसको समीकरण देंगे अपन 2। ओके, बात समझ में आ गई। समीकरण 1 और समीकरण 2 को मिल गए हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं, क्या बोलेंगे अपन, अतः देखो यहां Q याद रखना, यहां पे लिख देता हूं मैं, Q इक्वल टू एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है। थोड़ा अलग कलर से लिख देता हूं मैं, इसको अलग कलर से मैं अंडरलाइन कर दूं ताकि आपको ये हाईलाइट दिखे, दिख रहा होगा, ठीक है ना। चलो भाई, हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो यहां लिखेंगे कि Q इक्वल टू क्यू स्क्वायर भी एक पूर्णांक होगा, Q स्क्वायर भी एक पूर्णांक होगा। ये बात यहां तक समझ में आ गई, ठीक है। चलो इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि ये भाई साहब भी इसके पूर्णांक होगा, यहां तक बात समझ में आ गई। चलो ठीक है, तो पी स्क्वायर इसके बटे में भर देते हैं इसको ना, आ रहा है ना, ठीक है, सही आ रहा है। अब फिर से मानेंगे, यहां तक भी स्क्रीनशॉट ले लो, मैं देख रहा हूँ एक बार दिख रहा है कि दिख रहा है यहाँ पे। एक लाइन हो जाएगा, क्लियर हो जाएगी, हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे अपन यहीं पे कि ठीक है, माना माना P अपॉन 3, माना P अपॉन 3 भी एक क्या है, P अपॉन 3 यह है Q स्क्वायर को विभाजित करेगा, ऐसा हमको लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। चलो अब हमको चीज मानना पड़ेगा, अतः माना अब कुछ मानना पड़ेगा हमको कि ये जो है इसको के बराबर मानना पड़ेगा, इसको हम के बराबर मान लेते हैं, क्योंकि ये तो क्यू स्क्वायर तो है, अलग संख्या के बराबर मान के चलते हैं, फिर बाद में देखिए कि विभाजित करता है क्या नहीं करता है, ये हमको देखना पड़ेगा। हम लिखेंगे यहाँ पे P अपॉन में 3 इक्वल टू K1, K1 का स्क्वायर, K1 ठीक है, K1 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ लिखेंगे अपन कि K1 एक क्या है बेटा, पूर्णांक है। अब अपन चलते हैं इधर साइड में, ठीक है, पूर्णांक है, यहां तो समझ में आ गया, ठीक है। तो लिखेंगे P इक्वल टू इस साइड जाएगा यहाँ पे 3K1, इसको समीकरण देते हैं क्या अपन, इसको समीकरण देते हैं 1 2 और ये तीसरा समीकरण, ठीक है। अब समीकरण समीकरण 3 का मान 2 में रखने पर
आप देखते हैं यहाँ पे p इक्वल टू क्या रखना होगा, 3 के रखना बेटा। तो लिखेंगे अपन क्यू स्क्वायर इक्वल टू p इक्वल टू कितना बेटा, 3k का k1 का स्क्वायर अपॉन में 3। ठीक है, तो क्यू स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास, यहां हो जाएगा 9 k1 का स्क्वायर अपॉन में 3। और अगर हम इसको काटें तो यहां बचेगा क्यू का स्क्वायर इक्वल टू 3k1 का स्क्वायर। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे बेटा, ठीक है, ये भी ठीक ठाक है यहाँ तक, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। यहाँ पे गुलाम इस साइड भागम, इस साइड इसको भागम होते देते, ठीक है ना। तो लिखेंगे अपन क्यू स्क्वायर अपॉन में 3 इक्वल टू k1 का स्क्वायर, इसको समीकरण दे देते अपन कितना, 4। ठीक है, अब क्या देखना हमको बेटा कि k1 एक पूर्णांक है और k स्क्वायर भी एक पूर्णांक होगा। क्या बोलेंगे अपन यहाँ पे कि k1 एक पूर्णांक है और k1 का स्क्वायर भी, k1 का स्क्वायर भी पूर्णांक होगा। यहां तक बात समझ में आई। तो हम ये बोलेंगे इस प्रकार से, यहां पर क्या बोलेंगे अपन कि यह क्यू अपॉन स्क्वायर 3 यह k1 स्क्वायर को विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। ठीक है, तो यहां तक अभी स्क्रीनशॉट लो, आगे मैं इधर लिखूंगा, ठीक है ना। चलो यहां देखते हैं, यहाँ क्या किया हमने चेंज बेटा, यहाँ क्यू स्क्वायर अपॉन 3 यह भी एक पूर्णांक होगा। क्यों, क्योंकि यहां तक क्यू अपॉन 3 है इसलिए पूर्णांक है, और क्यू भी क्या बोल रहा है बेटा यहाँ पे, क्यू भी 3 से विभाजित होगा, क्यू भी 3 से विभाजित होगा। अब हमको ये चेक करना है कि हमारा जो है, यहां लिखेंगे अपन p इक्वल टू, यहां लिखेंगे अपन p अपॉन 3, यहां से लेंगे, ठीक है ना, p अपॉन 3 इक्वल टू k2, तब k2 यहां पूर्णांक है, k2 यहां का बेटा पूर्णांक है। अब हम क्या करते हैं कि यह लेंगे अपन, यार ये प्रॉब्लम कहां से आ गई, ओके ओके, ठीक ठाक है, ये भी ठीक है, ठीक है। देखते अपन यहाँ पे, यहाँ चलते अपन Q इक्वल टू 3k2, इसको समीकरण दे दे 4, इसको दे दे अपन 5। हम क्या बोलेंगे कि समीकरण 4, समीकरण 4, सॉरी समीकरण 5 और समीकरण नंबर 3, समीकरण नंबर 5 व 3 से स्पष्ट है कि कर्णी 3
एक परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है, नहीं है, अतः हमारे द्वारा माना गया विरोधाभास है, ठीक है, विरोधाभास है। तो इति सिद्धम, इति क्या लिख रहा हूं मैं, इति सिद्धम, ठीक है बेटा। तो ये हमारा प्रमेय, सॉरी ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब कुछ नहीं चेंज करना अपने को, जो ये क्वेश्चन मैंने किए हैं सेम टू सेम प्रश्नावली पहले का, प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर पहला यहां लिख देता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर पहला, क्वेश्चन नंबर दूसरा और क्वेश्चन नंबर तीसरा के क्वेश्चन आप करके देखना। ये वाला तो बन जाएगा पहला वाला, दूसरा और तीसरे के कुछ क्वेश्चन बता दूंगा ताकि आपको प्रॉब्लम, ये प्रश्नावली के सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व हो जाएंगे आपसे, ठीक है ना। फिलहाल ये आपके लिए होमवर्क है, HW, ये आपको ट्राई करने के लिए दे रहा हूं मैं, प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है ना, प्रैक्टिस करने के लिए बेटा ये वाला और ये दोनों, ठीक है ना। बाकी ये वाला तो HW आपके लिए है, पहला क्वेश्चन, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना सफिशियंट है। तो अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना है, काफी है। सी यू, मिलते हैं कल, बाय बाय, गुड नाइट, जय राम जी की।